नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज आपका मंडे हो चुका है और आज हम आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक की सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान में प्रमुख भाषा और भाषा साहित्य, जिसमें हम इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हमारे राजस्थान के महत्वपूर्ण साहित्यकार और उनकी रचनाएं हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। अभी का जो ट्रेंड चल रहा है दोस्तों एग्ज़ामों में, उन एग्ज़ामों को देखते हुए आपका जो भाषा साहित्य है वो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो हम इस टॉपिक को आपकी 2 क्लास में पूरा करेंगे। एक पार्ट आपको आज मिलेगा और सेकंड पार्ट आपको इसका कल मिलेगा। हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके भाषा साहित्य से क्वेश्चन को कवर किया जा सके, ताकि आपको इन 2 क्लासों से आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम में मिल सके। तो क्लास कैसी लगती है आपको? ज़रूर अपना जो फीडबैक है ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, और क्लास आपको पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और हाँ दोस्तों, सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या आपने फर्स्ट बार इस पर विजिट किए हैं, तो ज़रूर अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली प्रत्येक क्लास है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़ को और बात करते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है दोस्तों, कौन से साहित्यकार हैं जिनकी गणना आपकी बूंदी के 5 रत्नों में की जाती थी? किस साहित्यकार की गणना बूंदी के 5 रत्नों में की जाती थी? सूर्यमल मिश्रण, मोहनोत नैणसी, सत्यदेव भरतिया, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपके इसमें हो जाएंगे जो आपके सूर्यमल मिश्रण है। सूर्यमल मिश्रण को बूंदी के 5 रत्नों में गिना जाता था। सूर्यमल मिश्रण को क्या गिना जाता था? तो बूंदी के 5 रत्नों में गिना जाता था। इनको दोस्तों राजस्थान में नव जागरण के प्रथम कवि कहते हैं। सूर्यमल मिश्रण को क्या कहते हैं? तो राजस्थान में नव जागरण के प्रथम कवि कहते हैं। और ये जो आपके बूंदी के महाराव थे, बूंदी के महाराव राम सिंह थे, उनके राम सिंह के क्या थे? ये दरबारी कवि थे दोस्तों। इनके पिता की बात करें तो पिता का नाम इनके चंडीदान था, माता का नाम भवानी था, ये भवानी बाई। यदि इनके पिता की बात करें तो इनके पिता ने बाल विग्रह, सार सागर और वंश भरण ग्रंथों की रचना की थी। यदि आप सूर्यमल मिश्रण साहब की बात करें तो इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है, जिसमें आप वंश भास्कर है, वीर सतसई है, जातु रूपावली है, बलवंत विलास है, सत्यरासो है, रामर जाट है, रंजाट खंडकाव्य है, छद्दो भमूल, छद्दो म्यूक है और स्फुट गीत है। तो ये सारे के सारे दोस्तों क्या है? ये आपके सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित ग्रंथ है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मोहनोत नैणसी का जन्म जोधपुर के किस परिवार में हुआ था? मोहनोत नैणसी, इनका जन्म तो जोधपुर के किस परिवार में हुआ था? क्या ओसवाल में, क्या जाट परिवार में, क्या चारण परिवार में, या फिर वैश्य परिवार में? तो मोहनोत नैणसी का जो जन्म हुआ है दोस्तों, ये आपके जोधपुर के ओसवाल परिवार में हुआ है। कहाँ हुआ है? जोधपुर के ओसवाल परिवार में हुआ है। यदि मोहनोत नैणसी के बारे में हम बात करें तो पिता का नाम जयमल था और माता का नाम क्या था दोस्तों? स्वरूप देवी थी। और यदि इनके ग्रंथ की बात करें तो इनके जो प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों, वो है एक तो मोहनोत नैणसी ख्यात और एक आपकी मारवाड़ प्रगनारी विगत। मोहनोत नैणसी ख्यात और मारवाड़ प्रगनारी विगत। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं में से कौन सा इसमें असुमिलित है? एक और आपका साहित्यकार दे रखा है, एक और उनकी रचनाएं दे रखी है, तो कौन सा युग में इसमें असुमिलित है? आचार्य हरिभद्र सूर्य के द्वारा धूर्ताख्यान लिखा गया, गुण समृद्धि महत्रा के द्वारा अंजना सुंदर चरित्र लिखा गया, हरिशेन के द्वारा धम्मा परिपका लिखा गया, या कवि सिंह के द्वारा चरचरी लिखा गया? तो इसका जो असुमेलित है दोस्तों, ये है आपका कवि सिंह। बाकी के आपके आचार्य हरिभद्र सूर्य ने आपके धूर्ताख्यान लिखा, गुण समृद्धि महत्रा ने अंजना सुंदरी चरित्र लिखा, और हरिशेन ने आपका धम परीक्षा लिखा है। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है,
कानड़देव प्रबंध के लेखक ने राजपूतों के कितने कुल बताए हैं? कानड़देव प्रबंध के लेखक ने राजपूतों के कितने कुल बताए हैं? क्या 12, क्या 17, क्या 20 या फिर 36? तो कानड़देव प्रबंध के लेखक ने राजपूतों के कुल कितने कुल बताए? तो ये बताया उन्होंने 36। कितने बताए दोस्तों? 36 कुलों की बात की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संत साहित्य में किस रस की प्रधानता रहती है? संत साहित्य में किस रस की प्रधानता रहती है? क्या वीर रस, क्या शांत रस, प्रेम रस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको संत साहित्य होता है, संत साहित्य में आपको जो शांत रस होता है, शांत रस की आपको प्रधानता देखने को मिलती है। फिर है दोस्तों, राजस्थान को समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य कलाओं की दृष्टि से क्या कहा जाता है? राजस्थान को समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य कलाओं की दृष्टि से कहा जाता है। क्या धरोहरों का प्रदेश कहते हैं, क्या तालाबों का प्रदेश कहते हैं, क्या सूखा प्रदेश कहते हैं या फिर आपका उपरोक्त सभी कहते हैं? तो सांस्कृतिक और स्थापत्य कला की दृष्टि से देखा जाए तो आपका जो राजस्थान है वो धरोहरों का प्रदेश कहलाता है, क्योंकि हमारे जो राजस्थान की जो आपके जो प्राचीन इतिहास रहा है वो अत्यधिक क्या रहा है? विभवमय या सुख समृद्धि वाला रहा है। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है दोस्तों, तीर्थकला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तीर्थकला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या जैन प्रभ सूरी है, क्या जैन पद्र सूरी है, क्या शालिभद्र सूरी है या कानड़दे है? तो आपके तीर्थकला नामक पुस्तक के जो लेखक होंगे वो होंगे आपके जैन प्रभा सूरी। कौन होंगे दोस्तों? जैन प्रभा सूरी। अगला है, मरु भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो मरु भाषा है, पश्चिमी भाषा है, उसको और किस नाम से जाना जाता है? क्या मरुवाणी कहते हैं, क्या मारवाड़ी कहते हैं या एवं दोनों कहते हैं या इनमें से कोई नहीं है? तो मरु भाषा को आपको मरुवाणी और मारवाड़ी दोनों ही कहते हैं, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा एवं दोनों हो जाएगा दोस्तों। फिर है, राम रहस्य पद के रचयिता कौन है? राम रहस्य पद के रचयिता कौन है? क्या गुरु जाम्बू जी है, क्या सुंदरदास जी है, क्या सुंदर कंवरी है या उपयुक्त में से कोई नहीं है? यदि राम रहस्य पद की हम रचना की बात करें तो इनके जो रचयिता है वो है आपके सुंदर कंवरी। कौन है? सुंदर कंवरी। फिर है, थली किस क्षेत्र की भाषा है? थली किस क्षेत्र में बोली जाती है? क्या जैसलमेर में, क्या जंगल में, क्या मत्स्य क्षेत्र में या मेवाड़ वाले रीजन में? तो थली है, ये थली आपकी बोली जाती है आपके जैसलमेर वाले रीजन में। आपको तो याद रखोगे थली किस क्षेत्र की बोली है, तो ये आपके जैसलमेर क्षेत्र की बोली है। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अगला है, विद्या की दृष्टि से राजस्थानी साहित्य को हम कितने भागों में बांटा गया है? विद्या की दृष्टि से राजस्थानी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? क्या 2 में, क्या 4 में, क्या 5 में या फिर 8 में? तो विद्या की दृष्टि से हम देखें राजस्थानी साहित्य को तो 2 भागों में बांटा गया है, जैसे डिंगल है और पिंगल है। अगला है, राजस्थानी भाषा का उद्गम कहाँ से हुआ है? राजस्थानी भाषा का उद्गम कहाँ से हुआ है? क्या आपकी संस्कृत भाषा से हुआ है, क्या अपभ्रंश भाषा से हुआ है, क्या पाली भाषा से हुआ है या फिर वैदिक भाषा से हुआ है? तो राजस्थानी भाषा का जो उद्गम हुआ है दोस्तों, ये हुआ आपका अपभ्रंश भाषा से। कौन सी भाषा से हुआ है? अपभ्रंश भाषा से हुआ है। फिर है, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण क्या है? मेवाड़ी बोली, ढूंढाड़ी भाषा और हाड़ौती भाषा, उनका मिश्रण क्या कहलाता है? यानी कौन सी भाषा का आपका यहाँ पर निर्माण हुआ है? निमाड़ी का, मालवी का, खेराड़ी का या फिर आपकी शेखावटी भाषा का? तो मेवाड़ी और ढूंढाड़ी और हाड़ौती का जो मिश्रण दोस्तों, इसमें आपको खेराड़ी भाषा में आपको देखने को मिलता है। अगला है, कौन सी बोली है जिस पर आपको ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है? कौन सी भाषा है जिस पर आपको ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है? क्या बागड़ी भाषा पर, क्या मेवाड़ी भाषा पर, क्या मेवाती भाषा पर या फिर मारवाड़ी भाषा पर? तो कौन सी भाषा पर देखने को मिलेगा? तो ये मिलेगा दोस्तों आपको जो आपकी मेवाती भाषा है, मेवाती भाषा में अलवर भरत वाला जो क्षेत्र है मेवात, उसमें आपको ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं दोस्तों। अगला है, पिंगल शैली प्रचलित रही है आपके।
पिंगल शैली प्रचलित रही है? क्या आपके दक्षिणी राजस्थान में, क्या आपके पूर्वी राजस्थान में, क्या पश्चिमी राजस्थान में, या फिर आपके उत्तरी राजस्थान में? तो पिंगल शैली है दोस्तों, ये प्रचलित रही है आपके पूर्वी राजस्थान में। कहाँ प्रचलित रही है ये? आपके पूर्वी राजस्थान में आपको इनमें जो साहित्य मिलता है देखने को आपको, ये पिंगल शैली में दिखाई देता है। राजस्थानी भाषा प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? राजस्थानी प्रचार सभा की स्थापना किसने की? क्या रमेश थानवी ने की, क्या रेवण दास चारण ने की, क्या रावत सारस्वत ने की, या फिर आपकी रानी लक्ष्मी कुमारी ने की है? तो राजस्थानी भाषा प्रचार सभा की जो स्थापना की है दोस्तों, ये की आपके रावत सारस्वत ने। किसने की है? रावत सारस्वत ने। फिर है विजयपाल रासो, हमीर रासो, वंश भास्कर आदि ग्रंथ किस ब्रज मिश्रित भाषा में लिखे गए हैं? विजयपाल रासो, हमीर रासो, वंश भास्कर आदि ग्रंथ है किस ब्रज मिश्रित भाषा में लिखे गए हैं? क्या पिंगल में है, क्या मेवाड़ी में है, क्या मेवाती में है, या फिर आपके शेखावाटी में? तो ये आपको देखने को मिलेंगे आपके जो पिंगल भाषा शैली है, पिंगल भाषा शैली में आपको देखने को मिलते हैं। आइए दोस्तों अगली स्लाइड पे चलते हैं। और हाँ दोस्तों, सभी से अनुरोध है कि यदि ये क्लास आपको पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। दोस्तों आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संक लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से मानी जाती है? अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? संक लिपि की जो उत्पत्ति है वो किस लिपि से मानी जाती है? क्या अंकात्मक सांकेतिक लिपि से, क्या ब्रह्मी लिपि से, क्या खरोष्टी लिपि से, या फिर आपकी खड़ी लिपि से? तो संक लिपि की जो उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों, ये मानी जाती है आपकी ब्रह्मी लिपि से। किससे मानी जाती है? ब्रह्मी लिपि से मानी जाती है। फिर है चारणों के द्वारा प्रयुक्त राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी भाषा है? चारणों द्वारा प्रयुक्त राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी भाषा है? क्या मारवाड़ी है, क्या डिंगल है, क्या हाड़ौती है, या फिर बांगड़ी है? तो चारणों के द्वारा जो प्रयुक्त राजस्थानी भाषा है दोस्तों, ये है आपकी डिंगल। कौन सी है? डिंगल देखने को आपको मिलती है। अगला है मारवाड़ी और मालवी की मिश्रण से उत्पन्न बोली कौन सी है? पहले थे आपका मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण जो आपकी खेराड़ी भाषा थी। अब आपका मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से उत्पन्न बोली कौन सी है? क्या मालवी है, क्या मारवाड़ी है, क्या मेवाती है, या फिर रांगड़ी है? तो इसको आपको क्या मिलेगा दोस्तों? इसमें आपको देखने को मिलेगा जो आपकी रांगड़ी भाषा है। रांगड़ी भाषा में आपको मारवाड़ी और मालवी दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। फिर है दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोली है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोली है। क्या मालवी है, क्या हाड़ौती है, क्या रांगड़ी है, या फिर उपयुक्त सभी है? तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आपको मालवी, हाड़ौती, रांगड़ी ये सभी भाषाएं आपको देखने को मिलती है। आइए दोस्तों अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेराड़ी, गोरवाड़ी, देवड़ावाटी, थली आदि बोलियां हैं वो आपके किस क्षेत्र से संबंधित है? खेराड़ी, गोरवाड़ी, देवड़ावाटी, थली आदि बोलियां किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या आपके उत्तरी राजस्थान से हैं, क्या दक्षिणी राजस्थान से हैं, क्या पूर्वी राजस्थान से हैं, या फिर आपके पश्चिमी राजस्थान से हैं? तो ये जो सारी की सारी जो बोलियां हैं दोस्तों, ये आपको देखने को मिलती है आपके पश्चिमी राजस्थान में। फिर अगला है गिरियसन ने राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है? गिरियसन ने राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है? क्या 6 प्रकार में, क्या 5 प्रकार से, क्या 4 भागों में, या फिर 8 भागों में? तो गिरियसन ने जो राजस्थानी बोलियों का जो वर्गीकरण किया है वो किया आपकी 5 प्रकार से किया है। फिर है दोस्तों सोरठा, छंद, राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं वह कौन सी है? तो ये कह रहा है वो कौन सी भाषा है जिसमें वहाँ की जो साहित्य रचना की गई है उनको हम सोरठा, छंद या राग के रूप में पढ़ते हैं। तो वो कौन सी बोली है? क्या मारवाड़ी भाषा है, क्या मालवी है, क्या ढूंढाड़ी है, या फिर आपकी बागड़ी है? तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? ये सारे के सारे तो देखने को मिलेंगे। ये आपकी जो मारवाड़ी भाषा होती है, मारवाड़ी भाषा की ये सारी की सारी दोस्तों साहित्यिक विशेषताएँ हैं। फिर है राजशेखर सूर्य के द्वारा रचित
कृति कौन सी है? राजशेखर सूर्य के द्वारा रचित कृति कौन सी है? क्या नेमिनाथ फागु है, क्या प्रबंध कोश है, अव्यय दोनों है, या फिर दोहड़ है? तो राजशेखर द्वारा रचित जो कृति है दोस्तों, ये आपके नेमिनाथ फागु और प्रबंध कोश दोनों को आपको देखने को मिलती है। आइए फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, किस बोली की मुख्य पहचान इसकी छो, छा, छे आदि सहायी क्रियाएं व काई, कोई, कद, जद आदि सर्वनाम है? कौन सी बोली है जिसमें मुख्य रूप से जब बोली जाती है तो उसके पीछे छः का उपयोग होता है? जैसे क्या छः, काई छः, किधर छः, तो ये छः का उपयोग होता है। और उनकी जो सर्वनाम है दोस्तों, काई, कोई, कद छः, जद छः, ऐसे आपको देखने को मिलता है। तो कौन सी भाषा में आपको देखने को मिलता है? क्या मारवाड़ी में, क्या मेवाती में, क्या अहिरवाटी में, या फिर आपकी ढूंढाड़ी में? तो ये जो मिलता है ये ढूंढाड़ी भाषा है दोस्तों, जो जयपुर जिले में ज़्यादातर बोली जाती है। तो इस बोली की ये क्या है दोस्तों, विशेषता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जोधराज का हमीरासो महाकाव्य, शंकर राव का भीमविलास काव्य, अली बख्श ख्याल आदि की जो रचना है किस बोली में की गई है? क्या प्रश्न है दोस्तों? जोधराज का हमीरासो महाकाव्य, शंकर राव का भीम विलास काव्य और अली बख्श ख्याल आदि की जो रचना है वो किस बोली में की गई है? क्या तोरावाटी में, क्या मेवाड़ी में, क्या अहिरवाटी में, या फिर मालवी में? तो ये जो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ये मिलेगा आपको जो अहिरवाटा भाषा शैली है, अहिरवाटी भाषा शैली, उसमें ये की गई है। फिर है, किस ऐतिहासिक ग्रंथ में पोमचा के बंदेज का वर्णन आपको देखने को मिलता है? किस ऐतिहासिक ग्रंथ में पोमचा के बंदेज का आपको वर्णन देखने को मिलता है? क्या पृथ्वीराज की रचना की थी आपके जयानक ने, खुमानरासो की रचना की आपके दलपति विजय ने, पद्मावत की रचना की आपके मलिक मोहम्मद जायसी ने, या इनमें से कोई नहीं है? तो यदि पोमचा के हम बंदेज के वर्णन की हम बात करें तो ये मिलती है आपके मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित जो पद्मावत है, पद्मावत में इसमें ये सब देखने को मिलता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, प्रसिद्ध कृति जमी हुई झील की रचना हेतु किस साहित्यकार को राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा मेरा पुरस्कार दिया गया है? क्या प्रश्न है? प्रसिद्ध कृति जमी हुई झील की रचना हेतु किस साहित्यकार को राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा मेरा पुरस्कार दिया गया है? क्या अंबिका दत्त व्यास को, क्या सावित्री परमार को, क्या यादवेंद्र शर्मा को, या अरुंधति रॉय को? तो ये जो आपको मेरा पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया आपको सावित्री परमार को। किसको दिया गया है? सावित्री परमार को। इसमें आपको क्वेश्चन क्या याद रखना है? इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है, तो वहाँ पे आपको याद रखना है राजस्थान साहित्य अकादमी आपकी कहाँ है, तो वो उदयपुर में है। और अधिकांश जो आपकी अकादमी वो आपको जयपुर में मिलेगी। जैसे एक आपकी ब्रज भाषा साहित्य अकादमी है, वो आपके पहले भरतपुर में थी, लेकिन बाद में इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया, अब वो आपके जयपुर में। संस्कृत अकादमी है तो वो भी आपके कहाँ है? जयपुर में। तो ऐसे क्वेश्चन को आप याद रखोगे, क्योंकि जो आपके पेपर का वर्तमान में दोस्तों जो ट्रेंड चल रहा है उसका पता नहीं है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और फिर आप जानते हो आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को वो पता नहीं कहाँ से आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं, उसका जो क्वेश्चन होता है वो यूनिक ही होता है। तो आपकी जो तैयारी है उसको आपको अच्छे से अच्छा मजबूत करना है। तो हम इसी के लिए प्रयास करें ताकि आपको दोस्तों कम समय में अधिक से अधिक मैटर दिया जा सके और आप जो हमारे द्वारा दिए गए जो प्रश्न आपको अपने एग्जाम में आपको देखने को मिले। अगला प्रश्न देखते हैं। 1958 में स्थापित राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च पुरस्कार है, यानी जो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर है उन्होंने 1958 में अपना सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा घोषित किया था? क्या मेरा पुरस्कार, क्या सरस्वती पुरस्कार, क्या व्यास पुरस्कार, या फिर आपका वशिष्ठी पुरस्कार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो मेरा पुरस्कार है उसको इन्होंने ईजाद किया था। फिर है, मूंछ वाले मामा जी कृति के लिए किस रचनाकार को शंभु दयाल सक्सेना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मूंछ वाले मामा जी कृति के लिए किस रचनाकार को शंभु दयाल सक्सेना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्या इंद्रजीत कौशिक को,
क्या शिवचंद भरतिया को, क्या श्यामल दास को, या फिर भट्ट सदाशिव को। तो मुच्छो वाले मामा जी जो कृति लिखी है ये लिखी है आपके इंद्रजीत कौशिक ने। क्या लिखी है? इंद्रजीत कौशिक ने लिखी है, और जिन्हें क्या मिला? शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार मिला है दोस्तों। आइए आज के अंतिम स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अगला है हजार घोड़ों पर सवार कृति के रचनाकार है। क्या प्रश्न है? हजार घोड़ों पर सवार कृति के रचनाकार है दोस्तों। क्या भरतव्यास है, क्या भरत ओला है, यादवेंद्र शर्मा है, या फिर हरिराम मीणा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका तो यादवेंद्र शर्मा है। यादवेंद्र शर्मा ने आपकी हजार घोड़ों पर सवार कृति लिखी है। फिर हूँ गोरी किण पीवरी, चांदा सेठानी, जमारो तथा जोग संजोग नामक हिंदी उपन्यासों के रचनाकार है। कौन है? राघवेंद्र शर्मा है, यादवेंद्र शर्मा है जिन्हें चंद्र भी कहते हैं, कन्हैयालाल सेठिया जी है, या फिर राघवाचार्य है। तो हूँ गोरी किण पीवरी, चांदा सेठानी, जमारो और जोग संजोग ये सभी के सभी जो उपन्यास है ये आपके राजस्थान के जो प्रसिद्ध साहित्यकार है यादवेंद्र शर्मा चंद्र उनके द्वारा लिखित है दोस्तों। इसको आप वेरी मोस्ट या इम्पोर्टेंट स्टार मार्क लगाओगे क्योंकि इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आपको अच्छे से याद रखना है। हूँ गोरी किण पीवरी, चांदा सेठानी, जमारो और जोग संजोग आपके यादवेंद्र शर्मा चंद्र के द्वारा लिखित है। अगला है सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित वीर सतसई डिंगल साहित्य की एक अनुपम कृति है। इसमें कितने दोहे आपको देखने को मिलते हैं? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित वीर सतसई डिंगल साहित्य की एक अनुपम कृति है। इसमें आपको कितने दोहे देखने को मिलते हैं? 288, 300, 250 या फिर 400। तो ये आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 288 दोहे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। कैसे लगी आपको? ज़रूर आपका अनुभव, आपका फीडबैक कैसा रहता है ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। और आपको क्लास पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, अच्छे कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, आपसे फिर से अनुरोध है, अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों ए पार्ट आपका आज का हो गया। सेकंड इसका पार्ट है वो आपको कल मिलेगा। और बाद में हम जो राजस्थान के महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जैसे राजस्थान की जनसंख्या है, पशुधन है, वनस्पति है, उनकी क्लासें आपको देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, इसी सीरीज़ में रहेगी और इसी टाइम पे रहेगी। हम ऐसा सोच रहे हैं कि उन टॉपिकों को आपको कवर करा दिया जाए एग्ज़ाम के पास में, ताकि आपको उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल इसी क्लास के दूसरे पार्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से सुचारू रूप से और मजबूत करते रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।